नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या भारत या दुनिया की अर्थव्यवस्था में कोई बुनियादी बदलाव आ रहे हैं या फिर तुरपई की जा रही है, पैबंद जोड़े जा रहे हैं, रीपैकेजिंग की जा रही है? अब कोई बात ही नहीं कर रहा है कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, क्या ये सारी इंडिया इंडिया वाली योजनाएं इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं थीं? क्या मेक इन इंडिया सिर्फ अंग्रेजी में नाम होने के कारण आत्मनिर्भर भारत से कोई अलग कल्पना थी? उस मेक इन इंडिया अभियान को सफलता मिली या नहीं मिली, इस पे कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। और आप इस तरह की पैकेजिंग में, आत्मनिर्भर भारत की पैकेजिंग में कहीं नहीं सुनेंगे रोजगार शब्द को। रोजगार शब्द को प्रमुखता से गायब कर दिया गया है। अब 2014 के चुनाव की तरह दावे ही नहीं किए जाते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां एक साल में दे देंगे, जबकि नौजवान रोज सुबह उठता है और ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर देता है कि हमारी सरकारी भर्ती की परीक्षा कब आएगी। अब तो सरकार ने कोर्ट में यह कह दिया है कि जिन लोगों की सैलरी नहीं मिली है, ये उनके और कंपनी के बीच का मामला है, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात देखिए कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक सर्वे में बताया कि अप्रैल के महीने में 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। इसमें 1.8 करोड़ लोग ऐसे थे जो नियमित सैलरी वाले थे, इनकी नौकरी चली गई। लेकिन तब भी रोजगार पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई विश्वसनीय डेटा नहीं दिया जा रहा है, किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। लगता है कि माँ बाप और उनके बच्चों ने दोनों ने मिलकर एक हलफनामा सरकार को भेज दिया है कि आप सब कीजिए, रोजगार के बारे में कुछ मत कीजिए, हमें रोजगार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दिन भर व्हाट्सएप के जरिए मीम की आपूर्ति ठीक से होनी चाहिए। जिस समाज में, जिस देश में, जिस दौर में बेरोजगारी इतनी भयावह है, उसी दौर में बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है। अभी इस साल के पहले 3 महीनों की जो जीडीपी आई है, उसके नंबर बता रहे हैं कि उसमें कोविड-19 का असर कम है। ये उसके पहले का डेटा है और जो बता रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था, जो जीडीपी के नंबर हैं, वो 11 साल में सबसे कम है। और यही नहीं, सरकार पहले हर महीने की पहली तारीख को पिछले महीने में जीएसटी कलेक्शन, संग्रह कितना हुआ, बता दिया करती थी। लेकिन 2 महीने से इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है। तो आप सही संख्या या आंकड़े नहीं जानते हैं जीएसटी के बारे में। अब एक नया फैसला आया है शुक्रवार के दिन ही, कि जिसमें सभी विभागों को कहा गया है कि नई योजनाओं पर काम करने की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत ही नहीं, अगले 1 साल तक के लिए बंद। इसका मतलब यह हुआ कि पहले यह आदेश था कि जब आप कोई स्कीम बना लें और उस पर कितना पैसा खर्च होगा, क्या होगा, उसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से भेजें उसके पास। लेकिन अब यह सुनने में आ रहा है एक और बात कि जिन योजनाओं के पैसे चले गए हैं वो भी वापस ले लिए जाएंगे। तो क्या हम इतनी बुरी स्थिति में हैं? इसके बाद भी पीयूष गोयल कहते हैं कि फिजा बदल रही है, हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हासिल कर लेंगे। वो जो सपना है, अभी जो हम 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जी रहे हैं, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से कम में जी रहे हैं, उसमें हमारी जिंदगी के जो सवाल हैं उनके जवाब किसी तरफ से आते नहीं दिखते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी से इस बारे में बात की जाए। तो हमारे साथ प्रोफेसर बनर्जी हैं, अभिजीत बनर्जी, अर्थव्यवस्था के सवालों पर बात करने के लिए। हम समझते हैं कि आपकी भाषाओं की एक सीमा है,
लेकिन फिर भी आप प्रयास करेंगे तो आप अच्छी हिंदी बोल ही लेंगे, और जो भी हिंदी बोलेंगे वो अच्छी होगी। मेरा सवाल प्रोफेसर बनर्जी यही है कि रेटिंग के संदर्भ में से मैं शुरू करना चाहता हूं कि मूडी ने भारत के आउटलुक को नेगेटिव बताया है और कहा है कि इसका कोरोना से ताल्लुक नहीं है। दूसरी एजेंसियों ने भी कहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकई भारत की अर्थव्यवस्था की हालत इतनी खराब है? देखिए, अभी के लिए जो डेटा दिख रहे हैं वो कुछ खास अच्छा नहीं है, और उससे भी काफी ज्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि डेटा हमारे पास जो है उस वो थोड़ा सा बैकवर्ड लुकिंग डेटा है। उससे आता है कि जो पिछले का जो एक चल था उसी के बारे में ये फर्स्ट क्वार्टर के डेटा ज्यादातर उसी के बारे में है। उसी में भी काफी धीमे ग्रोथ लग रहा है, और पता नहीं वो क्वार्टर जब खत्म हुआ तब तब से ये शटडाउन लॉकडाउन हुआ, तो मेरे ख्याल से और तो बुरा होना हमें हमें लगता है कि उससे भी काफी ज्यादा बुरा है। लेकिन वो एक तरह से मुझे वो मूडी 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 से मेरे कोई लेन देन नहीं है। उन लोगों का कुछ अलग अलग इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो ये इससे हम लोग निकल भी सकते हैं। और अगर ठीक से पॉलिसी चुने तो मेरे ख्याल से अभी भी हम लोग निकल सकते हैं। इतना इतना भी परमानेंट नहीं है। लेकिन पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। और पर आज मुझे जी, न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट है कि और कोई नया प्रोग्राम नहीं होगा, तो फिर शायद थोड़ा सा शक हो रहा है कि पता नहीं हम लोग अपने आप को फंसा देंगे यहाँ शायद। क्यों आप इस बात को लेकर ज़्यादा सीरियस हुए कि आज ही वित्त मंत्रालय ने एक सभी विभागों को नोटिस भेजा है कि कोई नए प्रोजेक्ट के बजट के लिए मत आइए हमारे पास, और जो पुराना प्रोजेक्ट जो मंजूर हुआ है उसका भी पैसा अब रोक लिया जाएगा। 1 साल तक ये अब कुछ नया नहीं होगा, सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर खर्च होगा और आत्मनिर्भर भारत पर खर्च होगा। एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप क्यों चौंके इस फैसले पे कि हालत और ख़राब हो सकती है, या सरकार जो करना चाहिए था वो नहीं कर रही है? वैसे मुझे खास इससे ज्यादातर थोड़ा सा सिग्नल मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ अभी ये जो गरीब कल्याण पे अगर ज्यादा खर्च करे तो उससे कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन ये एक सिग्नल आ रहा है कि अभी हम लोग काफी ये खर्च सरकारी खर्च काफी धीमे कर देंगे। अगर धीमे कर देने से ये यहाँ जो रिकवरी के पोटेंशियल है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो दब जाएगा, क्योंकि एक तरह से अभी के जो मेरे ख्याल से अभी के जो अभी जरूरत है कि हम लोग काफी अ, खुले पैसा खर्च करें, और उससे डिमांड बढ़ेगा, डिमांड से आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट से फिर इनकम बढ़ेगा, लोग और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये एक तरह से हमें लग रहा है कि ये ज्यादातर कुछ ज्यादा ही कंजर्वेटिव है यहाँ का अभी अभी के पॉलिसी इंडिया। प्रोफेसर बनर्जी जी, प्रोफेसर बनर्जी, आप बार बार इस बात को कहते हैं कि सरकार ज़्यादा खर्च करे और लोगों के हाथ में पैसा दे ताकि वो डिमांड बढ़ेगा और फिर कंजम्पशन होगा, जो कीनियन साइकिल है वो चले। लेकिन मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी समझना चाहता हूँ कि आप कितना पैसा दे देंगे। जैसे किसान को आप 6,000 रुपया साल का दे रहे हैं, 18 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। जनधन में आप 500 रुपया दे रहे हैं। टोटल बजट देख लीजिए तो 60-70 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का नहीं है। क्या इतना पैसा एक बार दे देने से सरकार के पास, हमें मालूम नहीं कि कैपेसिटी है कि वो दोबारा दे पाएगी या तिबारा दे पाएगी, तीसरी बार दे पाएगी या नहीं? क्या आपको लगता है कि इससे हम बहुत दूर तक अपनी गाड़ी खींच पाएंगे? देखिए, अमेरिका में ये लोग इससे काफी ज्यादा दे रहे हैं, और ये हम लोग इनके पास
ये अमेरिका में भी बजट डेफिसिट काफी ज्यादा है और इनके पास भी पैसा नहीं है, लेकिन अभी के सोच है कि अगर डिमांड के डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है तो इसमें आप ये यहाँ जो कर रहे हैं वो उसको क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। वो कुछ खास नहीं है, वो सेंट्रल बैंक ने डॉलर छिपा के उससे बॉन्ड्स खरीद रहे हैं। तो डॉलर, नया नया डॉलर आ रहा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद रहे हैं नया नया डॉलर से, डॉलर छिपा के। इस ये एक तरह से हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा हम लोग इस पे सोचे कि अभी के लिए जो कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है ये मुझे लगता है ये गलत है। प्रोफेसर बनर्जी, फिर मेरा सवाल यही है कि आप कहते हैं लोगों के हाथ में सीधा पैसा दीजिए, नोट छाप कर दे दीजिए, लेकिन सरकार ने जो रास्ता लिया है वो कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं और उसका बहुत बड़ा हिस्सा लोन के रूप में है। तो क्या लोन के रूप में पैसा देना आपको ठीक लगता है कि वो डिमांड को बढ़ा सकता है, वो कैपेसिटी जनरेशन को बढ़ा सकता है? कैपेसिटी जनरेशन के लिए लोन देना अच्छा है, डिमांड के लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ये एक काफी वीक इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि अगर जो बिजनेसमैन हैं उनको लगता है कि डिमांड नहीं होगा तो वो लोग लोन क्यों लेगा। और अगर लोन एक तरह से अगर लोन लेते हैं तो लगेगा कि ये लोन वापस नहीं देने के लिए ले रहे हैं, ये लोन लेके, और ये एक तरह से बिजनेस कम्युनिटी को एक गिफ्ट दे रहा है। और अगर वापस करना है तो फिर उन लोगों को सोचना है कि इसको इन्वेस्ट करके जो मुनाफा आएगा उसको वो कितना होगा, और वो उस डिमांड पे उसका एक वो डिमांड पे निर्भर करता है। डिमांड अगर नहीं होता है तो वो लोग नहीं करेगा। तो एक तरह से अगर ये बिजनेस कम्युनिटी को एक गिफ्ट देना है तो गिफ्ट दे दीजिए, और अगर लोन है और लोन वापस देना है तो वो लोग भी सोचेगा कि हाँ ठीक है, तो फिर ये लोन है, इस पे काफी मुनाफा नहीं होने से नहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर अगर डिमांड नहीं होगा तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे। पर प्रोफेसर बनर्जी, एक सवाल और है कि जो अभी तक देखने में आया कि सरकार ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को दिया, कितना दिया वो डिबेट कर सकते हैं हम, या जनधन में पैसा दिया या किसान सम्मान में पैसा दिया, लेकिन नौजवान हैं जो लोग नौकरी चली गई है। CMIE का डेटा है कि करीब करीब 2 करोड़ लोग हैं जो प्रॉपर सैलरी वाले थे, उनकी नौकरी चली गई है। अमेरिका या जर्मनी की तरह इनकी सैलरी यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं की गई। जैसे जर्मनी में 60 to 80% सैलरी सरकार दे रही है तो कोई निकाला नहीं गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ नहीं बढ़ा। अमेरिका में बेरोजगारी का भत्ता दिया गया, पर हम मिडिल क्लास को किसी प्रकार की राहत नहीं दे रहे हैं। जो छात्र नौजवान पढ़कर तैयार है, उसे अब अगले 2-3 सालों में हो सकता है नौकरियां ना मिले, उनके लिए किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं है। मिडिल क्लास के लिए टैक्स में कमी का सपोर्ट नहीं है। पर यह भी जवाब दीजिएगा कि सरकार टैक्स कम कर देगी तो उसकी आमदनी या इनकम पर क्या असर पड़ेगा? सर देखिए, मुझे तो शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि सरकार की इनकम और ये बजट डेफिसिट पे ज्यादा मुझे लगता है ये ज्यादा इसको ज्यादा एम्फसाइज नहीं करना है, क्योंकि अभी तक जो किया है वो काफी एक तरह से कंजर्वेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के में किया है। और ये जो लोन भी दे रहे हैं उसमें भी काफी दूर तक इसमें अगर लोग नहीं ले तो काफी खर्चा नहीं होगा। और मिडिल क्लास के नौकरी आता है जब डिमांड होता है, तब मॉल्स खुलते हैं, वहाँ अकाउंटेंट्स के नौकरी मिलता है। ये सारे डिमांड, अगर डिमांड नहीं होता तो ये नौकरियां कहाँ से आएगा? जो अगर मेरे पास एक बिजनेस है, मैं क्यों किसी को नौकरी दूंगा अगर मुझे कुछ बेचना नहीं है? तो बेचने के लिए लोग चाहिए, जो चाहिए वो खरीदने के लिए लोग भी चाहिए। अगर कोई खरीद नहीं सकता है तो बेचने के लिए लोग क्यों मैं
उनको नौकरी दूंगा। मेरा एक सवाल है कि जैसे लेबर रिफॉर्म इस दौरान काफ़ी किए गए, बहुत सारे मज़दूरों को पता भी नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उनको हायर फायर करने की बहुत सारे नियमों में छूट दे दिया गया है, कई तरह के उनके सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को विड्रॉ किया गया है या डेफर किया गया है, टाल दिया गया है। पर क्या कंपनियां या छोटे मोटे एमएसएमई लोगों की सैलरी पर या मजदूरी पे उनका जो वेज कॉस्ट था इतना ज़्यादा था कि इस रिफॉर्म से फ़ायदा मिलेगा, या अगर हम एक तरीके से मान लें कि हाँ ये शोषण ज़रूर हो रहा है मजदूरों का पहले से ज़्यादा, लेकिन आप इंडस्ट्री की साइड से देखें तो क्या हम इस लेबर रिफॉर्म से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉनिक मिल रहा है इंडस्ट्री को, कोई फ़ायदा हो रहा है? देखिए, इंडस्ट्री के रिएक्शन अभी तक इंडस्ट्री के रिएक्शन इतना ज्यादा मैंने नहीं देखा। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत सारे एक्सपेंशन अभी यूपी में हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट के काफी ज्यादा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है क्योंकि वे लोग, पहले तो उनके पास स्टाफ भी नहीं है, जो सब लोग लॉकडाउन में है, तो प्लानिंग भी नहीं हो सकता है। तो देखेंगे इस पे एक तरह से वर्कर्स के तरफ से, अगर आप इंडस्ट्री की तरफ से देख सकते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो मेरे ख्याल से रिएक्शन करने का टाइम भी नहीं मिला। देखते हैं, पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ा सा प्रोफेसर बैनर्जी, आप जैसे जी 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 बात पूरी करें अपनी। हाँ ना, मेरा कुछ शक है कि इस पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन और काफी एक्सपर्ट्स है जो काफी ये लेबर रिफॉर्म पे इनका बहुत दिन से बोल रहे हैं कि ये नहीं करने से कुछ इंडिया पीछे रह जाएगा। देखते हैं, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है। प्रोफेसर बैनर्जी, एक सवाल है कि पब्लिक सिस्टम का रोल हमने इस दौरान बहुत देखा। पब्लिक सिस्टम यानी सरकारी सिस्टम आम दर्शकों के लिए, कि जिसमें अस्पताल है, स्कूल है, जिलाधिकारी का दफ्तर है। क्या आपको नहीं लगता कि इनकी क्षमता बढ़ानी चाहिए? नए नौजवानों को यहाँ सरकार को नौकरी देनी चाहिए। आप उनको 500 रुपया भत्ता दें, नोट छाप कर दें, तो उसकी जगह आप इन्हें पक्की नौकरी दे दें ताकि एक स्टेबिलिटी आए और ये खर्च करें इनकी ज़िंदगी में। आखिर बेरोजगार भारत आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सकता है सर? हाँ, तो एक इसमें एक बात मैंने कई साल से बोल रहा है कि हम लोग सरकारी नौकरी हमें बढ़ाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से बढ़ाना चाहिए वो कुछ अलग अलग हो, क्योंकि हम लोग अभी करते हैं कि अगर नौकरी मिले तो वो परमानेंट पहले दिन से। मुझे लगता है कि अभी सरकारी नौकरी एक ट्रायल बेसिस पे, एक ट्रायल बेसिस पे शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सरकारी नौकरी के इंतजार में और जो मौकाएं हैं वो नहीं लेते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं, ये यहाँ इम्तिहान देते रहे, वहाँ इम्तिहान देते हैं, लेकिन उनको, और जब 30 साल होता है तब नौकरी नहीं मिला, तब वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है। हमें ये करना चाहिए कि ये इसका तरीका कुछ बदलना चाहिए कि पहले एक अप्रेंटिसशिप, कुछ स्कीम, नया कोई स्कीम होना चाहिए कि बहुतों को नौकरी दे, लेकिन उनसे जिसको परफॉर्मेंस अच्छा है वो परमानेंट होगा, बाकी सब फिर उनको वापस प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। अगर ये करे कि पहला 2-3-4 साल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बेसिस में आपको नौकरी मिले, परमानेंट नौकरी मिलेगा, तो काफी लोग इसको एक दूसरी तरह से समझेगा और परफॉर्मेंस काफी बढ़ेगा, और उसपे वो लोगों को आप पहले 3-4 साल के लिए 10,000 रुपये दीजिए और महीने में,
उसमें और बहुत सारे लोग को ले लीजिए, क्योंकि कैपेसिटी आप जो कह रहे हैं वो सही है। कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है हमें, ऑन द ग्राउंड कैपेसिटी के कुछ कमी है, तो ऑन द ग्राउंड कैपेसिटी बढ़ाइए, लेकिन इन लोगों को परमानेंट नौकरी मत दीजिए। अभी 3-4 साल के लिए एक अप्रेंटिसशिप कीजिए, उसके बाद जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको ले लीजिए, जिसका नहीं है उनको छोड़ दीजिए। इस तरह का सिस्टम सरकार में बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सारे मंत्री के रिश्तेदार रह जाएंगे और बाकी सब बाहर चले जाएंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, मेरा सवाल जी, नहीं, ये भी नहीं हम है। कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ आप, परफॉर्मेंस होता है, हाँ प्रमोशन इतना भी नहीं है। हाँ, कुछ स्टडीज भी है जी इस पे, जी आ, इतनी भी हाँ। जी जी मेरा सवाल ये है कि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, क्या भारत को भी ट्रंप के रास्ते पर जाना चाहिए? जिस तरह से उन्होंने चीन से लड़ाई लड़के अपने इंडस्ट्री को संरक्षण दिया, प्रोटेक्शन दिया, भारत अगर इंपोर्ट को, आयात को महंगा नहीं करेगा तो हमारी इंडस्ट्री कुछ भी बनाएगी, चीन से सस्ता माल आ जाएगा, वियतनाम से सस्ता माल आ जाएगा, बांग्लादेश के सस्ते कपड़े आ जाएंगे। ये हमारे सहयोगी हैं अनिंद्यो चक्रवर्ती, इन्होंने भी लिखा है, तो मैं उन्हीं से ये सवाल उठाकर पूछ रहा हूँ। क्या नरेंद्र मोदी को इस रास्ते पर जाना चाहिए, ट्रंप के रास्ते पे ज़्यादा टैरिफ लगाना चाहिए इंपोर्ट पे, ताकि भारत की इंडस्ट्री को फायदा हो? सर देखिए, अब ये मुझे लगता है कि बांग्लादेश या वियतनाम, इनके पास कोई इतना एडवांटेज नहीं है जो हम लोग, जिसके साथ हम लोग लड़ नहीं सकता। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग अगर अगर जब 91 में लिबरलाइजेशन हुआ, बहुत सारे लोग कह दिया कि इसके बाद पूरा इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। एक साल रिसेशन था, उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी बढ़ गया। पहले 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 इंडस्ट्रियल ग्रोथ नॉर्मल हो गया, उसके बाद कुछ दिन बाद वो बढ़ते रह गया। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कॉम्पीट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के पास क्या एडवांटेज है जो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास कैपिटल मार्केट्स अच्छे हैं, हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के इतना रेपुटेशन है जो हम, जिसके साथ हम लोग कदम रख के नहीं चल सकते। मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ही नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, मेरा सवाल अब खेती को लेकर है। आपकी राय में क्या किसानों को बाजार पर छोड़ देना चाहिए पूरी तरह से? मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सरकार को अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से हाथ खींच लेना चाहिए? क्योंकि इस जी देखिए, बाजार एक एक हम लोग कभी कभी इकोनॉमिस्ट, हम लोग जो हम जैसे इकोनॉमिस्ट लोग बाजार को एक तरह से काफी कैजुअली कहते हैं, लेकिन काफी डेटा भी है इंडिया में कि बाजार इतना अच्छा नहीं चलता। काफी पोल्यूशन है, और पोल्यूशन जो में जैसे कि पश्चिम बंगाल में एक आलू 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 के जो इंटरमीडिएरीज है, जो दलाले हैं, उनके उनके एक स्टडी है, उसमें काफी उनके पास काफी पोल्यूशन और उससे काफी मुनाफा आता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग मार्केट अगर करना है तो मार्केट ढंग से करना है। जो जो अभी ये नया एक्ट से सरकार थोड़ा सा सोच रहा है कि ये जैसे कि बाहर से कंपनियां आके खरीद सकते हैं, या फिर क्योंकि एक तरह से मोनोपोली बनाया गया था ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से, और कई तरह के जो स्ट्रक्चर्स थे वो उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो काउंटर प्रोडक्टिव थे। तो अभी मार्केट अगर ढंग से बनाए तो ठीक है, लेकिन ढंग से बनाना काफी उसमें टाइम लगेगा।
एक सवाल अब हम अंतिम अंत की तरफ पहुंच रहे हैं। बहुत से नौजवान आपसे ये जानना समझना चाहेंगे इस वक्त, जब उनके पास नौकरियां नहीं हैं, चली गई हैं, सैलरी कम हो गई है, अब वापस 10 साल पुरानी सैलरी जो 10 साल में जो उन्होंने हासिल की थी वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनका बार्गेनिंग पावर चला गया है। क्या आपको लगता है कि हम इस रोज़गार के फ्रंट पर बेहतर स्थिति में बहुत जल्दी लौट पाएंगे, या फिर अब एक जनरेशन को पीछे जाना पड़ेगा? देखिए, ये मैंने पहले से कह रहे हैं कि ये पॉलिसी पे इस पे जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेगा इसका इस पर असर पड़ेगा काफी ज्यादा। वो अगर हम लोग ये कंजर्वेटिव पॉलिसी ले तो मेरे थोड़ा सा डर है कि ये रिकवरी स्लो होगा। जितना जल्दी रिकवरी होगा उतना जल्दी ये नौकरियां वापस आएगा। ये ये मुझे साफ है, मेरे पास ये साफ है कि ये रिकवरी इसके और किसी तरह से ये नौकरियां वापस नहीं ला सकते हैं। इकोनॉमिक रिकवरी मेन मेन ड्राइवर है इसके। देखिए, इकोनॉमी अगर फिर से 6-7% पे बढ़े तो फिर नौकरियां तुरंत वापस आ जाएगी। पर सर आप देखिए कि राज्यों की हालत ख़राब है, उनकी जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है स्टेट्स की, उनके पास अभी सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। और ज़रूर सेंटर के पास भी वो स्थिति नहीं लगती है। अब जब नई योजनाओं पर रोक लगाई गई है तो अब क्या रास्ता सिर्फ वही है कि आप जो बता रहे हैं कि नोट छापा जाए और सबको दिया जाए और सबको बांटा जाए, तो इससे तो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है कि यही जर्मनी ये कर रहे हैं। जर्मनी, यूरोप, ईसीबी ये कर रहा है, जापान ये कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है। हम लोग क्यों इसमें हम लोग कुछ अलग रास्ते में जा रहे हैं? ये मुझे खास समझ नहीं क्यों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी, नोबेल पुरस्कार विजेता, हमसे बात करने के लिए और अपनी तरफ से आर्थिक जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्ते। तो आपने सुना प्रोफेसर बैनर्जी को अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम प्रश्नों के जवाब देते हुए। हो सकता है कि बहुत सारे मेरे प्रश्न उतने अच्छे ना हो सकता है कि बहुत अच्छे हों, आपके संतोष लायक जवाब ना मिला हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि इस वक्त हम अपना फोकस जो है वो दो जगह पर रखें कि एक अर्थव्यवस्था को जो एक तरह से उसे धक्का लगा है उसे ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है। पिछले 6 साल में जो किया गया था उसका नतीजा बहुत ख़राब था। तालाबंदी से पहले ही आप देख रहे हैं कि जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो 11 साल में सबसे कम है, और उसके पहले भी अर्थव्यवस्था बहुत सुस्त चाल से चली आ रही थी। तो अब हम क्या नया करने वाले हैं, क्या उसमें कोई दम है? और दूसरा आप फोकस रखें कि अस्पताल, स्वास्थ्य, टेस्ट, इन सब के बारे में क्या स्थिति है, इसमें आप ज़रा भी ढिलाई ना बरतें। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मनरेगा की। पिछले कुछ वर्षों से हमने मनरेगा पर बात करना बंद कर दिया था, इसलिए हम ठीक ठीक नहीं जानते हैं कि जो मजदूर गांव में पहले से थे क्या उन्हें मनरेगा से काम मिल रहा था। क्या मनरेगा के बजट में इतनी क्षमता है कि जो पहले से गांव में थे उन सबको 100 दिन का रोजगार दे सके। अब जब अलग कई राज्यों में लाखों की संख्या में मजदूर आए हैं, क्या मनरेगा उनको काम दे सकता है, उनसे मिल सकता है जो 20 लाख 25 लाख की संख्या में आए हैं। सबका आसरा मनरेगा बन गया है इस वक्त उन लोगों के लिए भी जिन्होंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देकर प्रोफेशनल डिग्रियां ली और कम तनख्वाह में अलग अलग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। मगर तालाबंदी के बाद हमने कोविड-19 को भी रोक नहीं पाए
और अब अर्थव्यवस्था इस तरह तबाह हुई है कि लोग मनरेगा में जाकर एमबीए की डिग्री लेकर काम कर रहे हैं। यानी अब मजदूरों को उनसे भी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है जो पहले से डिग्री लिए हुए थे, किसी और सेक्टर में काम कर रहे थे। रविश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। सत्येंद्र कुमार, सुरजीत कुमार और रोशन कुमार, ये तीनों डिग्रीधारी युवा भी बुलंदशहर के जुनैदपुर गांव में मनरेगा के तहत मिट्टी पाट रहे हैं। सत्येंद्र कुमार ने 1.25 लाख से ऊपर खर्च कर बीबीए की पढ़ाई की। कासना की बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे, नौकरी अब छूट गई है। जी बीवी क्या जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिलती है 6-7 हज़ार रुपये की जॉब मिल रही है, कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिल रही। फिर लॉकडाउन लग गया। किए हो जॉब? हाँ जी, नोएडा में किए थे जॉब। जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद जॉब छूट गई। नौकरी। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ काम नहीं मिला। ग्राम प्रधान ने ये नरेगा काम चला, उसमें आके लग गए। क्या करें, अपना काम तो कर चला नहीं है। सुरजीत सिंह ने स्कॉलरशिप के जरिए बीएड का कोर्स पूरा किया और रोशन कुमार एमए करके डिटर्जेंट की कंपनी में 10,000 रुपए की नौकरी करते थे। लेकिन लॉकडाउन में नौकरी छूटी तो अब मनरेगा में काम करने को मजबूर हैं। एमए बीएड जी मेरी। एमए बीएड जब किया है तो मजदूरी क्यों कर रहे हो फिर यहाँ? ये मजबूरी है, बेरोजगारी है, इसलिए नौकरी की थी? जी नहीं, पहले कहीं नौकरी की, अभी पढ़ाई छोड़िए। हाँ। और कभी जॉब देखते कहीं, उससे लॉकडाउन लग गया। इसकी वजह से गांव में हम चल रहा नरेगा का, उसमें काम चला। पढ़ाई लिखाई की है तुमने? जी। कौन सी क्लास तक की है? एमए। एमए किया है तो मजदूरी क्यों कर रहे हो फिर? मजबूरी है जी, जब से लॉकडाउन लगा है जब से ही मजदूरी कर रहे। उससे पहले भी करते थे, कंपनियों में अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन लॉकडाउन ने सब कमर तोड़ दी। जुनैदपुर गांव में लॉकडाउन से पहले 20 मजदूर काम करते थे, अब 100 मजदूर हो गए हैं। ग्राम प्रधान की माने तो सुरजीत, रोशन जैसे मनरेगा मजदूरों में 20 से ज्यादा लोग डिग्रीधारी हैं, जिनकी नौकरी छूटने के चलते अब वो मनरेगा में काम कर रहे हैं। इन सब को अगर 100 दिन काम मिला तब जाकर ये 20,000 के करीब कमा पाएंगे। ये सच्चाई की बात है साहब इनकी। ये सब लोग परेशान हैं। जो लॉकडाउन हुआ है उसको जहाँ ये जॉब करते थे वहाँ से इनके कार्य छूट गए हैं। गांव में आने के बाद घर परिवार चलाने की आर्थिक तंगी हो गई। मजबूरन गांव में नरेगा का कार्य चला। ये लोग सभी पढ़े लिखे ग्रेजुएट बच्चे हैं और ये मनरेगा के तहत कार्य कर रहे हैं। इस वक्त देश भर में 14 करोड़ लोगों के जॉब कार्ड बने हैं। इन सबको 100 दिन काम देने के लिए 2.8 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जबकि भारत सरकार के बजट बढ़ाने के बावजूद अभी मनरेगा का बजट 1 लाख करोड़ रुपए ही है। इसी के चलते जानकार मनरेगा का दायरा बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। अब ये हुआ लॉकडाउन से कि जो शहर से पैसा आता था वो भी बिल्कुल रुक गया और उल्टा वो लोग वापस घर लौट आए हैं। तो 14 करोड़ जॉब कार्ड में जो 26 करोड़ लोग थे उससे भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए इसमें काम की और ज़रूरत है और बजट की भी और ज़रूरत है। कौन इसमें काम करता है ये सबके लिए खुला है, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे नहीं कम पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन कानून के हिसाब से जो भी ग्रामीण वयस्क इसमें काम करना चाहता है वो अपना जॉब कार्ड बनवा सकते हैं और उनको फिर उस परिवार को फिर 100 दिन का अधिकार, काम करने का अधिकार होगा। लॉकडाउन के बाद बढ़ती बेरोजगारी इससे समझी जा सकती है कि इस साल 1 अप्रैल से 20 मई के बीच करीब 35 लाख लोगों ने काम मांगने के लिए आवेदन किया, जो इस दशक में सबसे ज्यादा है। गांव के भूमिहीन किसान और कुशल श्रमिकों को अब तक महानगर में बड़ी तादाद में रोजी रोजगार के साधन मुहैया होते थे, लेकिन लॉकडाउन में पहली बार महानगर से गांव की ओर पलायन हुआ और गांव में
अब रोटी के लिए जद्दोजहद बढ़ती जा रही है। इसी के चलते मनरेगा का ग्रामीण इलाकों में दायरा बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए ताकि महानगरों से गांव में पहुंचे लोगों को रोजगार के साधन मुहैया हो पाएं। बुलंदशहर से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।